आज हम उन सूत्रों पर गौर कर रहे हैं जिनसे असल में संपत्ति बनती है। और इसके लिए हमने थॉमस जे स्टेनली और विलियम डी डैनको की मशहूर किताब द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर इसका एक गहरा विश्लेषण खंगाला है। हाँ, ये विश्लेषण दशकों के शोध पर आधारित है। अमेरिका के करोड़पतियों की आदतें, उनका रहन सहन, काफी कुछ है इसमें। बिल्कुल। और अक्सर हम सोचते हैं कि अमीर मतलब महंगी गाड़ियां, बड़े घर। हाँ, मीडिया में तो वही दिखता है। लेकिन ये शोध कुछ और ही कहानी कहता है ना? हाँ बिल्कुल। ये विश्लेषण इस आम सोच को मतलब पलट देता है कि जो अमीर दिखता है वही असल में अमीर होता है। अच्छा। हाँ, शोधकर्ताओं ने दो खास तरह के लोगों की पहचान की। एक, जिन्हें वो कहते हैं प्रोडिजियस अक्यूमुलेटर्स ऑफ वेल्थ, पा। पा यानी संपत्ति के असाधारण संचयकर्ता। हाँ बिल्कुल। और दूसरे हैं अंडर अक्यूमुलेटर्स ऑफ वेल्थ, यानी UAWs। ये वो हैं जो कमाते तो शायद अच्छा है पर बचा नहीं पाते। और कमाल की बात यह है कि ज्यादातर असल करोड़पति पाउस होते हैं। एकदम सही। वो शायद आपके पड़ोस में रहते हों और आपको पता भी न चले। बिल्कुल साधारण। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ ज्यादा कमाना ही काफी नहीं है। ये PAWs आखिर करते क्या हैं अलग? देखिए, किताब के मुताबिक वे महंगी कारों या आलीशान बंगलों पे जोर नहीं देते। हाँ, ये तो सुना है। वे सामान्य मोहल्लों में रहते हैं, साधारण, शायद पुरानी गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सिर्फ सादगी ही तो सब कुछ नहीं होगी, और भी कुछ होगा। सादगी एक हिस्सा है, पर उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है मितव्ययता, मतलब सोच समझकर खर्च करना, किफायतशारी। अच्छा, किफायतशारी। अपनी आय से कम में जीना, ये ज्यादा कमाने से भी ज्यादा अहमियत रखता है, ऐसा ये शोध कहता है। वाकई? हाँ, ये लोग बाकायदा बजट बनाते हैं, अपने खर्चों का हिसाब रखते हैं और सबसे जरूरी, दिखावे के खर्च से बचते हैं। सोचिए, एक डॉक्टर है, बहुत कमाता है, लेकिन उसकी जीवन शैली इतनी खर्चीली है कि वो UPAW हो सकता है, संपत्ति जमा ही नहीं हो रही। अच्छा। और वहीं शायद एक छोटा व्यापारी या कोई प्लम्बर जो अनुशासित है, वो कहीं ज्यादा संपत्ति बना सकता है। ये दिलचस्प है। विश्लेषण में एक और थोड़ी अनोखी बात का जिक्र है, इकोनॉमिक आउट पेशेंट केयर। ये क्या चीज है? हाँ, इकोनॉमिक आउट पेशेंट केयर, ये शब्द इस्तेमाल किया गया है जब ये करोड़ोंपति अपने वयस्क बच्चों की लगातार आर्थिक मदद करते रहते हैं। अच्छा, मतलब पैसे देते रहना। हाँ, और स्रोत ये बताता है कि ज्यादातर पॉज ऐसा करने से बचते हैं। क्यों? मदद करना तो अच्छी बात है। उनका मानना है, या शोध का निष्कर्ष है, कि लगातार पैसे देने से बच्चे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं बन पाते। उनमें वो बचत या अनुशासन की आदतें नहीं आती। ये बात तो है। ये मदद अनजाने में ही सही बच्चों की अपनी आर्थिक आजादी में बाधा बन सकती है। इसलिए वे बच्चों को खुद कमाने और संभालने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। तो अनुशासन और योजना बनाना सिर्फ बजट तक ही सीमित नहीं है, ये उनकी पूरी सोच, पूरे जीवन का हिस्सा है। बिल्कुल, अनुशासन उनकी रग रग में बसा है, ऐसा लगता है। वे सिर्फ पैसा बचाते नहीं, बल्कि उसे सोच समझकर निवेश करते हैं। निवेश भी जरूरी है। हाँ, अपने वित्तीय लक्ष्यों को लेकर वे बहुत स्पष्ट होते हैं और उन तक पहुंचने के लिए लगातार मेहनत करते हैं। कई लोग अपना खुद का व्यवसाय चलाते हैं। अच्छा, जैसे प्लम्बिंग का काम, ठेकेदारी या खेती। ऐसे काम जिनमें शायद ग्लैमर ना हो, पर नियंत्रण होता है, मुनाफा होता है। उनका ध्यान इस पर नहीं कि पड़ोसी क्या सोचेंगे, हाँ। बल्कि इस पर कि उनकी नेटवर्थ कैसे बढ़ रही है। ये सिद्धांत सुनने में तो काफी प्रभावी लगते हैं, लेकिन क्या इस विश्लेषण या किताब की कोई सीमाएं भी हैं? दुनिया तो काफी बदल गई है, खासतौर पर 1996 के बाद। हाँ, ये जरूरी सवाल है और विश्लेषण भी मानता है कि कुछ आलोचनाएं जायज हैं। पहली बात, ये डेटा थोड़ा पुराना है। हाँ, इंटरनेट और टेक बूम से पहले का। बिल्कुल। तो सवाल उठता है कि क्या आज के डिजिटल युग में, गिग इकोनॉमी में, ये बातें उतनी ही लागू होती हैं? मतलब? दूसरी बात, इसमें विविधता की थोड़ी कमी है। मतलब? शोध मुख्य रूप से अमेरिकी श्वेत पुरुषों पर केंद्रित था। तो क्या ये सिद्धांत सभी समुदायों, सभी संस्कृतियों पर समान रूप से लागू होते हैं? ये कहना थोड़ा मुश्किल है। सही बात है। और कुछ आलोचक ये भी कहते हैं कि ये किताब शायद किफायत पर जरूरत से ज्यादा जोर देती है और अच्छी कमाई या नए विचारों, मतलब इनोवेशन से संपत्ति बनाने की भूमिका को थोड़ा कम आंकती है। तो इन सीमाओं के बावजूद क्या आज भी इससे कुछ सीखा जा सकता है आज के जमाने में? निश्चित रूप से।
देखिए, अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो इसके मूल सिद्धांत अनुशासन, अपनी आय से कम खर्च करना, सोच समझकर निवेश करना, ये तो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। हाँ, ये तो हमेशा काम आएंगे। ये विश्लेषण उस उपभोक्तावादी संस्कृति पर एक सवाल खड़ा करता है जो हमें लगातार खर्च करने को उकसाती है। ये आर्थिक आज़ादी पाने का एक अलग रास्ता दिखाता है जो बाहरी चमक दमक के बजाय अंदरूनी वित्तीय मजबूती पर टिका है। अंदरूनी मजबूती। हाँ, ये याद दिलाता है कि वित्तीय सफलता अक्सर मैराथन होती है, स्प्रिंट नहीं। लंबा खेल है। तो कुल मिलाकर इस पूरे विश्लेषण से जो सबसे बड़ा सबक मिलता है वो शायद ये है कि असली संपत्ति अनुशासन से बनती है, अच्छी वित्तीय आदतों से, और वो जो हम कहते हैं ना इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, उसे टालने की क्षमता से। हाँ, तुरंत सब कुछ पा लेने की इच्छा को काबू करना। ये इस पर निर्भर नहीं करती कि आप कितना कमाते हैं या कितना महंगा सामान खरीदते हैं। जैसा कि किताब का निचोड़ भी है शायद, संपत्ति वो है जो आप जमा करते हैं, न कि वो जो आप खर्च करते हैं। एकदम सही कहा। और यहीं से एक दिलचस्प सवाल मन में आता है। देखिए, 1996 से आज की दुनिया बहुत अलग है। हाँ, इंटरनेट है, गिग इकोनॉमी है। उनके रास्ते, उनके अवसर अब अलग दिखते हैं। ये सोचने लायक बात है। बिल्कुल। कि भाई कंटेंट पसंद आया तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आगे की समीक्षाएं पहले मिले, और कमेंट्स में बताएं अगली किताब कौन सी हो।